हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मी कुसुम मैम और ये लेक्चर नंबर 2 है MCQ हिस्ट्री सीरीज़ का। तो यहाँ तक हमने कल क्वेश्चंस किए थे, आज हम इससे आगे करेंगे। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कोर्सेज के रिलेटेड। हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है, चाहे आप KS कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, VLW में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या NT में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Which of the following European colonizers did not have a settlement on the eastern coast of India? इंडिया के दो कोस्ट्स हैं ऐसे। ये होता है ईस्टर्न कोस्ट जो ईस्ट साइड से, और ये वेस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट है ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बिटवीन, ये सबको पता है। ये ईस्ट कोस्ट है। इसमें इन चार ऑप्शंस में से किस फॉरेन जिन्होंने कॉलोनी बनाई थी इंडिया को, इन्होंने ईस्ट कोस्ट पे सेटलमेंट नहीं रखी थी। ठीक है, सो ऑप्शंस आर फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच एंड डेनिश। इन चारों में से किसने ईस्ट कोस्ट पे अपनी सेटलमेंट नहीं डाली थी? सो द राइट आंसर इज डेनिश। ठीक है, तो जो ईस्टर्न कोस्ट होता है वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बिटवीन जो आता है, जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ठीक है, वो वाला कोस्ट। तो या तमिलनाडु साइड से। सो अनदर क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? जो ट्राई कलर फ्लैग है, पहली बार हमने इसको कब लहराया था, किस सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में? सो ऑप्शंस आर कलकत्ता सेशन 1920, एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस इन नागपुर 1920, लाहौर सेशन 1928, हरिपुरी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 1938। तो कब लहराया था ट्राई कलर फ्लैग इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन पे? ये लहराया गया था लाहौर कांग्रेस 1929 में। इस जो लाहौर कांग्रेस सेशन था उसमें कौन थे जो है प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू। Who was the advocate at the famous INA trials? इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल जब लगे थे, ठीक है, उस टाइम एडवोकेट कौन था? उनको बचाने के लिए कौन लड़ रहा था तब? जो वकील था, एडवोकेट था वहाँ पे। तो इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स जब लगे थे तो कौन था एडवोकेट? ऑप्शंस आर बुल्लाभाई देसाई, आसिफ अली, सुभाष चंद्र बोस, सी राजागोपालाचार्य। इन चारों में से आप बताइए कौन था एडवोकेट? तो बुल्लाभाई देसाई था उस टाइम पे, जो उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। Which year did बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आनंद मात? तो आनंद मात लिखी थी किसने? बंकिम चंद्र ने। तो इसने किस ईयर में लिखी थी वो? 1858, 1892, 1882 और नन ऑफ दीज। सो बंकिम चंद्र ने लिखी थी आनंद मात कब? 1882 में। याद रखना ये वाले क्वेश्चन अब आते हैं। अब वो जो पहले हम पढ़ते थे ना, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में से जो मेन टॉपिक्स थे, अब वहाँ से नहीं, अब यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप यहाँ पे ये इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ भी सकते हो। बंकिम चंद्र चटर्जी ने पब्लिश की 1882 में। ठीक है, इन गांधीयन सोशलिज्म, जो गांधी सोशलिज्म हमें बताता था, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग उसने मॉडल्स दिए थे, उसमें क्या स्टेट की ज़रूरत थी? स्टेट इज़ रिक्वायर्ड, स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, स्टेट इज़ समटाइम्स रिक्वायर्ड एंड समटाइम्स नॉट रिक्वायर्ड, एंड स्टेट इज़ नीदर रिक्वायर्ड नॉर स्टेट इज़ नीदर रिक्वायर्ड। तो जो गांधीयन मॉडल ऑफ सोशलिज्म था उसमें उसने क्या बोला था? क्या उसने स्टेट का बोला था कि स्टेट होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या कभी होना चाहिए कभी नहीं होना चाहिए? तो उसने बोला था कि स्टेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने क्या बोला था? उसने बोला था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। उसने बोला था कि सेल्फ रियलाइंस, और इसने बोला था कि जो लोग हैं उनको खुद को कंट्रोल करना चाहिए, और यहाँ पे जो है ज़्यादा बड़ी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट की ज़रूरत है ही नहीं। और उसने गांधी जी ने बोला था कि पॉजिटिव साइड ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन नेचर है वो पॉजिटिव नेचर है, अच्छा नेचर है, और ह्यूमन खुद को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं, इनको एक्सटर्नल कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है।
और इसने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे भी फोकस किया था। और जो बिग इंडस्ट्रीज़ है गांधी जी उनके खिलाफ था। वो बोलता था कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अगर हम वो बड़ी बड़ी मशीनरी आ गई तो उससे क्या हो जाएगा, उससे रोज़गार छिन जाएंगे। Who said the Simon Commission report should be thrown on a heap of rubbish? अच्छा, साइमन कमीशन रिपोर्ट जो आया था, जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दिया था, ये किसने बोला था कि उसको एक जो है गंदगी के ढेर पे फेंकना चाहिए? ठीक है, महात्मा गांधी, शिवा स्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। तो ये बोला था शिव स्वामी अय्यर ने। ठीक है। In which city of South Africa was Gandhi beaten up and thrown off the pavement by the white people? साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ गांधी जी के साथ, तो उससे उन्होंने बहुत सारे लेसन सीखे और उनको पता चला कि कितनी डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो किस सिटी में उनके साथ ये हुआ? ठीक है, ऑप्शंस आर केप टाउन, डुरबैन, जॉन्सबर्ग एंड पिटोरिया। सो चूज अ करेक्ट ऑप्शन। आपने भी पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका गए तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हुई। सो द सिटी वाज डुरबन। डुरबन में उनके साथ ये इंसिडेंट पेश आया। वो एक केस लड़ने गए थे वहाँ पे। हु वॉज द फाउंडर एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल? तो आपको पता है मराठा एंड केसरी दो न्यूज़पेपर थे उनके। तो केसरी का कौन था फाउंडर और एडिटर? ठीक है, सो ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक एंड मोहम्मद इकबाल। सो जो तिलक था, बाल गंगाधर तिलक, उसको लोकमान्य तिलक भी बोलते थे। तिलक के दो अखबार थे, एक तो मराठा था और दूसरा केसरी था। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे उनके। यहाँ पे आपको याद रखना है, जो केसरी था ये मराठी लैंग्वेज में उन्होंने दिया था। केसरी उन्होंने मराठी लैंग्वेज में दिया था। जो मराठा उनका न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश में था। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना कि मराठा खुद इंग्लिश में था, केसरी मराठी में था। ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर्स थे बाल गंगाधर तिलक के। हु वॉज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? किसको इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट? ओनली इंडियन। किसको इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? सो द ऑप्शंस आर विजया लक्ष्मी पंडित, वी.के. कृष्णा मेनन, जवाहरलाल नेहरू और राजेश्वर दयाल। तो ये बहुत मशहूर है, विजया लक्ष्मी पंडित को इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये विजया लक्ष्मी पंडित जो थी वो इंडियन डिप्लोमेट थी और पॉलिटिशियन थी। ये सिस्टर थी जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, और इन्होंने हेड किया था इंडियन डेलीगेशन टू यूनाइटेड नेशंस। और 1953 में शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। द गवर्नर जनरल हु अबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज? आप सब ने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है आपको हिस्ट्री में कि 1828 के अराउंड 1829 में। तो मैंने आपको ये बताया कि राजा राम मोहन रॉय जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया और उन्हीं की जो एक्टिविटीज़ की वजह से फिर इस सती को एबॉलिश किया गया था। सो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इसको एबॉलिश किया था? इसको एबॉलिश किया गया था 1829 में। सो ऑप्शंस आर डलहौजी, रिपन, विलियम बेंटिक एंड कर्जन। तो इसको जो एबॉलिश किया था, किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था। सती को एबॉलिश किया था। सती का मतलब है कि जब उन औरतों की अगर हस्बैंड मर जाते थे तो उनको जिंदा जलाया जाता था। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय ने भी बहुत ज़्यादा काम किया इस पे। तो विलियम बेंटिक ने सती को भी बैन किया और ठगी को भी। इन विच ईयर डिड गांधी जी स्टार्ट सत्याग्रह मूवमेंट? गांधी जी ने किस साल में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था? ऑप्शंस आर 1919, 1927, 1934, 1942। सो राइट ऑप्शन इज 1919। सत्याग्रह ने स्टार्ट किया था क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम एक तो हो गया था उस टाइम एक तो हो गया था जलियांवाला बाग मैसाकर हो गया था और रोल आउट एक्ट आया था। ठीक है,
तो इसकी वजह से उसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। तो सत्याग्रह स्टार्ट की थी, फर्स्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया गांधी जी ने 1919 में। Who led the armed raid on the government armory at Chittagong in 1913? तो गवर्नमेंट आर्मरी पे किसने रेड डाला था? तो आपने ये पढ़ा होगा क्योंकि उस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला माहौल था। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सूर्या सेन एंड सुखदेव। तो इस पे रेड डाली थी सूर्या सेन ने। Who introduced the doctrine of lapse to expand British territories in India? Options are Lord Hastings, Lord Wellesley, Lord William Bentinck, Lord Dalhousie। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है कि देखो उस टाइम जिसका अपना बेटा नहीं होता था इंडियन प्रिंसेस का, वो अडॉप्ट करते थे सो दैट कि वो जो प्रिंसशिप उनकी है वो आगे चले। तो फिर ब्रिटिशर्स ने बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने लाया, बोला कि जब ब्रिटिश बोलेगा कि हाँ इस प्रिंस को अलाउ करना है तब इसको अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज इनको जो अडॉप्टेड बच्चे हैं उनको अपने बाप की जो है सीट पे नहीं बैठने दिया जाएगा। ठीक है। द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू, शारदा एक्ट जो आया था 1930 अराउंड आया था शारदा एक्ट, वो किसके रिलेटेड है? ठीक है। ऑप्शंस आर अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, चाइल्ड मैरिज एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो शारदा एक्ट जो है बहुत मशहूर एक्ट है, चाइल्ड मैरिज के रिलेटेड वो है। इस बार गवर्नमेंट ने सोच रही है कि थोड़ा सा ये जो है एज जो है मैरिज की, मैरिज एज है वो थोड़ा इंक्रीज कर दे। तो इस रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं इसके शारदा एक्ट के रिलेटेड, क्योंकि ये चाइल्ड मैरिज के रिलेटेड ही है। Who established the Shraddha Sadan, a school for Indian widows in colonial India? श्रद्धा सदन क्या था? जो बेवा है होती हैं इंडियन विडोज, उनके लिए क्या खोला गया था? स्कूल। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो किसने खोला था? महादेव गोविंद रानडे, सरोजिनी नायडू, दयानंद सरस्वती और पंडिता रामाबाई। तो पंडिता रामाबाई ने खोला था इनके लिए ये श्रद्धा सदन। Who is the founder of the concept सर्वोदया? सर्वोदया का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? ऑप्शंस आर विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, के.जी. मशरू वाला। मैंने आपको कल भी पढ़ा, ये दिया था सर्वोदया दिया था महात्मा गांधी ने। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, प्रोग्रेस ऑफ ऑल। ठीक है। Who is known as father of Indian unrest? Options are बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरबिंदो घोष एंड बिपिन चंद्र पाल। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट को बोला जाता था बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट फेज इन्होंने स्टार्ट किया था। एक्सट्रीमिस्ट फेज ने ये बहुत वोकल रहे थे, तो इसकी वजह से अनरेस्ट भी होता था। The first meeting of the Indian National Congress held in 1885 was presided by। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था, पहली मीटिंग हुई थी 1885 में, इसको किसने प्रिजाइड किया था इस सेशन पे? तो ऑप्शंस में आप देख लीजिए एंड चूज द राइट ऑप्शन। सबको पता है WC बनर्जी, श्री उमेश चंद्र बनर्जी ने प्रिजाइड किया था इस पे। Who founded the Indian National Party in Berlin during 1914? इंडियन नेशनल पार्टी बर्लिन जर्मनी में किसने फाउंड की थी 1914 में? सुभाष चंद्र बोस, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चंपाकमरम पिल्लाई। तो 1914 में जो बर्लिन में पार्टी स्टार्ट की थी, इंडियन नेशनल पार्टी बर्लिन में, वो की थी चंपाकरम पिल्लाई ने। क्योंकि आउटसाइड में सैन फ्रांसिस्को, जर्मनी, द्रेस्डेन, बर्लिन, यह इन जगहों पे आउटसाइड मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? 1942 में हुई थी। पैरेलल गवर्नमेंट्स कुछ जगहों पे स्टार्ट की गई थी। ऑप्शंस पढ़ के आप देख लीजिए इनमें से कहाँ पे की गई थी। वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, बालिया। तो आपने देखा होगा तमलुक, बालिया में ये स्टार्ट की गई थी पैरेलल गवर्नमेंट।
हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फिर से ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आपको पता ही है, लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट होम, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो लाला लाजपत राय को क्या किया था, उनको ही वॉज बीटन अप जब डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रही थी साइमन कमीशन के खिलाफ, तो उसको लाठियों से मारा था और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी फिर 1928 में। तो जो वो सॉन्डर थे ना, वो पुलिस ऑफिसर से जिन्होंने उनको बीट किया था, उनको फिर मारा इन्होंने रेवोल्यूशनरीज ने। तो फिर इसी रिलेटेड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ये है बना दिया गया। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो किसके खिलाफ था? ऑप्शंस आर वीडी सरवरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरबिंदो घोष। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस रजिस्टर किसके खिलाफ किया गया था? भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह और उसके जो साथी थे उन्होंने ही उसको मारा था, उस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को। Who among the following Portuguese captured Goa? Who among the following Portuguese captured Goa? तो पुर्तगीज में बहुत सारे गवर्नर्स थे उस टाइम पे, तो इनमें से किसने गोवा को कैप्चर किया? ऑप्शंस आर फ्रांसिस्को अल्मीदा, अल्फोंसो एल्ब्रुकी, वास्को द गामा और रोबर्ट दी नोबिली। सो इसको किया था अल्फोंसो दी एल्ब्रुकी ने, गोवा को ये किया था। कैप्चर किया था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्मेड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस किस गवर्नर जनरल के टाइम पे बनाया गया था? आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था 1885 पे। उस टाइम कौन थे गवर्नर जनरल? ऑप्शंस आर लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंडिक, लॉर्ड डुफरिन एंड लॉर्ड कर्जन। तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थी लॉर्ड डुफरिन। ठीक है। द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज गिवन बाय, ये क्विट इंडिया मूवमेंट वाला स्लोगन किसने दिया था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन महात्मा गांधी ने दिया था। उन्होंने ये भी बोला था डू आर डाई, उन्होंने बोला था डू आर डाई सिचुएशन में, अभी या आप करो या मारो। ठीक है, यहाँ पे लिख के करो या मारो, डू आर डाई वाला जो ये स्टैम्प दिया था। Where was the Royal Darbar held on November 1st, 1858 to issue the Queen's Proclamation? क्वीन ने एक जो 1858 एक्ट आया था, उन्हें एक प्रोक्लेमेशन दी थी 1858 में। तो 1 नवंबर को उसको अनाउंस किया गया, उसको लॉर्ड कैनी ने अनाउंस किया। उस टाइम वही गवर्नर जनरल थे, जिसको फिर वाइसरॉय बनाया गया। तो कहाँ पे वो हेल्ड हुआ था रॉयल दरबार? लखनऊ, कानपुर, दिल्ली एंड कानपुर। तो इसको ये तो लेकिन इलाहाबाद, यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, इलाहाबाद में इसको हेल्ड किया गया था, इलाहाबाद, क्योंकि वहाँ पे सीधे लिखा है क्लियर कट हिस्ट्री की किताब में कि दरबार वाज हेल्ड एट इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। और इस प्रोक्लेमेशन ने क्या बोला कि जो गवर्नर जनरल है उसको एलिवेट किया गया, अब उसको क्या बनाया गया? वाइसरॉय, उसको टाइटल दिया गया। ठीक है। हु इज़ कॉल्ड एज अ प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया? जो आज मॉडर्न इंडिया है उसका प्रॉफिट किसको बोलते हैं? दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राममोहन रॉय, स्वामी विवेकानंदा। तो प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया किसको बोला जाता है? श्री रामकृष्ण को। क्यों? उसको स्वामी विवेकानंदा ने उसको ये बोला है, श्री रामकृष्ण को, प्रॉफिट ऑफ न्यू इंडिया, क्योंकि खुद स्वामी विवेकानंदा श्री रामकृष्ण को फॉलो करते थे। Which of the following, according to Mahatma Gandhi, is the strongest force in the world? Options are non-violence of the brave, non-violence of the weak, non-violence of the coward, non-violence of the downtrodden. तो इन चारों में से क्या ऑप्शन है? महात्मा गांधी ने बोला सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन वो है जो
एक बोल्ड और ब्रेव होके, स्ट्रांग होके भी जो है वायलेंस क्रिएट ना करे, जो नॉन वायलेंस तरीका अपना के, नॉन वायलेंट तरीका अपना के, ब्रेव होके भी वो वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाए, तो वो सबसे स्ट्रांग है। तो नॉन वायलेंस ऑफ ब्रेव उन्होंने बोला, ऑप्शन यही ऑप्शन सही है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आज किए हमने, कल से हम इसका जो है ड्यूरेशन और इंक्रीज़ करेंगे। बाकी डू राइट टू मी कि आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं इस सीरीज़ को कि नहीं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।